हमेशा खाने वाली चुड़ैल। रात को अचानक राधिका मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें कोई सफेद साड़ी में दिखा। वो चीख पड़ी, हे भगवान, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। राधिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवण बाहर आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ? क्या देख लिया? दादी माँ आ गई क्या सपने में? अरे बेटा, रसोड़े में देख तो कौन है? श्रवण रसोड़े में झांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर। अब रसोड़े में तो कोई नहीं है माँ। कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई भी नहीं है। चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काजल भी वहां आ जाती है। अब क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, रसोड़े में एक चुड़ैल थी सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे बताया नहीं, कल आएगी ना तो पूछ लूंगी। चुड़ैल जी, आपका क्या प्लान है? माँ जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। राधिका मौसी सोने तो चली जाती है, पर उनको रात भर नींद ही नहीं आती। वो कुछ भी उलझुल बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल की वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा, कहीं उसी की वजह से तो वो दादी नहीं बन पा रही। सुबह जब राधिका मौसी रसोड़े में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। राधिका मौसी झट से श्रवण को फोन कर देती है। बेटा, मुझे समस्या समझ में आ गई है, हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, तांत्रिक की क्या जरूरत है? आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो ना। आलतू जलालतू मंत्र सारे फालतू जैसे कुछ मंत्र पढ़ो, चली जाएगी अपने आप चुड़ैल। अरे नहीं बेटा, कभी चुड़ैल को कम नहीं समझते। अरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो छल करके काजल की जगह घर की बहू खुद बन जाएगी। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो? कहाँ काजल और कहाँ चुड़ैल? वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना तो चुड़ैल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या धरती लोग छोड़कर चली जाएगी। तुम ना पढ़े लिखे बच्चे हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना। क्या है कि चटनी खाए बहुत दिन हो गए है ना? नहीं माँ, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आटा वगैरह भी उसी से पिसवा लेना। देखो मुझे काम करना है। श्रवण रात को कई तरह की सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन राधिका मौसी के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं यकीन होने लगा था कि शायद चुड़ैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था, जिस वजह से श्रवण उनकी बात ही नहीं मान रहा था। पर कोई नहीं, आने वाली रात में राधिका मौसी खुद तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब हाथ के पास ही था, बस चुड़ैल का इंतजार था। और जैसा राधिका मौसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात भी आई, पर वो राधिका मौसी से तेज निकली और राधिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई। जरूर बहू पे साया है उस चुड़ैल का, तभी तो श्रवण के कमरे में गई है। और अगली सुबह राधिका मौसी पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। उनके खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी और वो इमली भी जो कल श्रवण लेकर आया था। राधिका मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि श्रवण जल्दी से रसोड़े में आकर दवाइयों की पोटली ढूंढने लगता है। अरे बेटा, क्या हो गया? अब माँ, वो काजल की तबीयत खराब है, बहुत घबराहट हो रही है उसे। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि तांत्रिक को बुला लेते हैं, पर नहीं। अब देखो, उस चुड़ैल ने काजल को अपने वश में करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि श्रवण भूतों में विश्वास नहीं करता था, पर अब वो भी डर जाता है और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए।
कुछ ही घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और राधिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती है। घोर संकट, घनघोर संकट, चुड़ैल को मारू जोर चाकट, ओम भट स्वाहा खटखा के आहा। अरे ये क्या मंत्र है? मेरे खुद के ओरिजिनल मंत्र है, कल रात को ही लिखे हैं, अच्छे लगे तो दाद चाहूंगा। एक और मंत्र सुनो। अर्ज किया है आब्राकडाब्रा, दिल्ली बम्बई आगरा, चंदा मामा सोवरले सुरन मामू जारा। ये मंत्र है? अरे कोई 40 वालीसा पढ़ो ना। वक्त कम है, 40 नहीं पड़ेंगे, 20-25 में काम चलाना पड़ेगा। अलग निरंजन जाके लंदन, मुफ्त का मंजान घिस मेरे नंदन। अरे जल्दी करो तांत्रिक जी, जल्दी करो। तांत्रिक अपने उल झलूल मंत्र पढ़ने लगता है। श्रवण को तांत्रिक पे शक होता है। वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है ताकि कोई अनहोनी हो तो इमरजेंसी में चीजें मैनेज हो जाए। तांत्रिक धुनी रमाता है, जिसकी वजह से कमरे में काफी धुआं हो जाता है और जिसकी वजह से बहू की घबराहट बढ़ जाती है। अब भागेगी चुड़ैल। हाँ। बहू खांसते हुए धुएं से बचने के लिए बाहर चली जाती है। अरे भाग रही है, भाग रही है। पीछे पीछे श्रवण भी जाता है। बहू एक सोफे पर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और श्रवण को पानी लाने के लिए कहते हैं। थोड़े चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, मेरे हिसाब से जाप का काम पूरा हो गया है। क्या मतलब? अरे कुछ भी नहीं माँ, कोई चुड़ैल नहीं है, खुशखबरी है, अब दादी बनने वाली है। मगर वो सब अचार के डब्बे। श्रवण दोनों अचार के डब्बे अपनी माँ को दिखाता है, जो कि उनके बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। आपने सही बोला था माँ, वो चुड़ैल काजल ही थी जो खट्टा खा रही थी। हमें कल ही पता चला, पर हमने आपको ये तांत्रिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर बेटा मुझे एक झाड़ू तो ला दे। क्यों माँ? ये तांत्रिक का भूत उतारती हूँ मैं। अब तांत्रिक राधा मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और राधा मौसी उसके पीछे भागती है। अरे संकट ये घनघोर है, तांत्रिक मुआ चोर है। अमर रोज दफ्तर से अपने घर आते हैं। दिन भर काम और टेंशन से जूझकर घर आते ही अपनी भड़ास निकालते हैं अपने परिवार पर। बस आज काम जल्दी खत्म हो गया, अब आराम से जाकर मैच देखूंगा। निकल जाता हूँ इससे पहले कि बॉस की नजर में आ जाऊं। अमर, कल जो रिपोर्ट फाइल करनी है उसमें लास्ट मिनट चेंजेस आए हैं, आज जाने से पहले अपडेट कर देना। सर आज जल्दी जाना जरूरी है, बेटे को स्कूल के जरूरी सामान खरीदने ले जाना है ना। अब जब तक तुम पहुंचोगे मार्केट तो बंद हो गया होगा। सर इसलिए जल्दी जाना होगा। एक काम करो, कल जल्दी चले जाना। अमर बेबस होकर बॉस का ऑर्डर मानकर फिर काम में लग जाते हैं। किसी तरह मन मार कर काम खत्म करते हैं और चिड़चिड़े मन से घर पहुंचते हैं। निशा जल्दी से खाना लगा दो, इंडिया की बैटिंग खत्म होने वाली है। बॉस ने लेट करवा दिया। अरे इतनी देर से आए हो, थोड़ी देर बात तो कर लो। अरे सुनो, हटो यहाँ से, पापा को टीवी देखने दो। पता है ऑफिस में कितना काम रहता है, कितना काम करके आया हूँ मैं। तो मैं भी तो ट्यूशन जाकर आया हूँ। अब हाँ जाओ, जाके फिर होमवर्क कर लो, कल स्कूल भी जाना है ना। तो मैं उठ जाऊंगा, लेट नहीं करूंगा, अभी मेरा शो चल रहा है, मुझे देखना है। अरे समझ नहीं आ रही बात, एक बार में एक थप्पड़ दे के समझाओ क्या। रिमोट दे और सोने जा। सोनू रोते हुए मम्मी के पास जाता है और अपने पापा की शिकायत करता है। निशा उसे पुचकार के एक और बेडरूम में ले जाकर सुला देती है। मैं डांटती हूँ पापा को, तू सो जा अभी, ठीक है बेटा। नेहा खाने की थाली लेकर अमर के पास पहुंचती है और मेज पर रख देती है
अमर टीवी में डूबा हुआ है और बिना देखे ही खाने लग जाता है। निशा सामने बैठे उसे घूरे रहती है। कुछ देर में अमर ये समझता है और उसे देखने लगता है और इशारे में पूछता है कि क्या बात है। ये कोई तरीका है सोनू पे चिल्लाने का? अभी रुको, इनिंग खत्म होने दो। अमर खाने लग जाता है और मैच देखता है। आखिरी बॉल होने के बाद वो निशा की तरफ देखता है। अरे निशा, पानी दे दो जरा। निशा थाली के बाजू में रखे ग्लास पर इशारा करती है। अमर उठा के पानी पीता है। अब बोलो। बच्चा है सोनू, एक बार तो मिलते हो दिन भर में रात को, और फिर वो अपने पापा की डांट सुन के सो जाए। अरे बच्चा है तो बात सुननी चाहिए ना उसे मेरी। जवाब दे रहा था। अरे दिन भर के बाद आया हूं, इतना काम किया, बॉस के नखरे झेले, और घर आओ तो बेटा बहस करे। और सारी भड़ास घर आकर घर वालों पर निकालो। अरे तुम क्या बोल रही हो मुझसे ऐसे? तुम भी तो सारा दिन साथ रहती हो, डांटती भी तो हो उसे। बता रहा था वो मुझसे, अभी कुछ दिन पहले ही डांटा था ना तुमने। हाँ, मुझे अभी सोने के पहले बता रहा था। देखो अभी झगड़ा मत करो, मुझे आराम करना है, टीवी देखने दो। अरे तो उसको भी तो दिन भर पढ़ाई के बाद देखना होता है ना टीवी, आराम करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, छोटा है अभी, आदत बिगड़ जाएगी। और तुम उसकी वकालत करना ना बंद कर दो। चलो अभी सेकंड इनिंग्स चालू होने वाली है, गुड नाइट। अमर फिर से टीवी देखने लगता है और निशा उसे। कुछ सेकंड्स में वो उठ के जाने लगती है। दरवाजे तक पहुंची होती है कि अमर कहता है, अरे सुनो तो, चाय बना देना 1 कप। नहीं। निशा दरवाजा पीट के चली जाती है और अमर देखता रह जाता है। अगली सुबह निशा किचन में सोनू का टिफिन पैक करके उसे देती है। सोनू नाश्ता कर रहा है। अमर पीछे से तैयार होकर आता है और खाली चाय का कप टेबल पर रखता है। अमर, उसे वहां मत रखो, अभी साफ की है, दाग लग जाएंगे। अरे क्या हुआ है तुमको? रोज तो यहीं रखते हैं। पर आज से नहीं रखना है, चलो उठा के सिंक पे रखो। अमर उसे उठा के सिंक में रखने जाता है, तभी निशा कहती है, अरे अरे धो के। सोनू हंस देता है। अमर उन दोनों को देखता है और कप धो के वहां से चला जाता है। निशा सोनू को देखती है और आंख मार देती है। चलो अब हंसना बंद, स्कूल जाओ और ध्यान देना, सब पूछूंगी दिन में। सोनू मुंह बना लेता है। सब अपना दिन बिताकर रात में फिर एक साथ आते हैं। आज अमर घर जल्दी पहुंच गया है और टीवी के सामने पसार के बैठ जाता है। पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। खिलखिलाते हुए सोनू अंदर आता है, सीधे टीवी रूम के अंदर, और अमर को बैठा देख चौंक जाता है। पीछे से कमरे में निशा भी आती है। सोनू, हाथ पैर धो के कपड़े बदल लो, चलो जाओ। सोनू कमरे से बाहर चला जाता है। अरे निशा, जरा 1 कप चाय। क्या हर वक्त चाय? नहीं है दूध घर में। अरे दूसरी बार ही तो मांग रहा हूं ना। दूध वाले को बोला था दूध एक्स्ट्रा 1 लीटर लेकर आना, वो 1 लीटर कम लेकर आया। आज तुमको चाय नहीं मिलेगी, खीर बना दी है पूरे दूध की। अरे दूध वाले की गलती के लिए मुझ पर क्यों चिढ़ रही हो? मैंने क्या किया? तुम भी तो यही करते हो ना। ऑफिस में किसी की गलती हो तो घर आके चीखते हो। चाय पीनी है तो दूध लाना पड़ेगा नीचे से। अरे पर तुम नीचे से ही आई ना। मैं भूल गई, तुम भी तो नीचे से आए। निशा कमरे से बाहर जाती है और सोनू अंदर आता है। वो अमर को देखता है, फिर कुछ बोलता नहीं है। अरे क्या हुआ सोनू? मेरा टीवी देखने का टाइम है अभी। आज रात को देख लेना। देखो आप ना परेशान मत करो, आज ऐसे ही टीचर से डांट सुन ली है, अब आपकी नहीं सुनने वाला। अच्छा, क्यों डांटा टीचर ने? क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था, आपने सामान लाके नहीं दिया और आपकी वजह से सब हंसने लगे मेरे पे। अब आप जाओ। सोनू टेबल पे रखा रिमोट उठाता है और चैनल बदल के बैठ जाता है। अरे ये क्या तरीका है बात करने का? तो आपसे ही तो सीखा है, बाहर का गुस्सा घर पे निकाल दो। अमर उठ के दूध लेने चला जाता है। कुछ देर में लौट के वो चुपके से निशा और सोनू को टीवी देखते हुए देखता है और किचन में चला जाता है। 3 कप चाय बनाकर वो टीवी कमरे में पहुंचता है। आज मेरे हाथ की चाय पी लो।
इस बदले बर्ताव को देख के निशा और सोनू चौंक जाते हैं। अपना कप उठाकर चाय पीने लगता है। अमर एक बैग निकाल के सोनू की तरफ बढ़ाता है। इसमें क्या है? प्रोजेक्ट का सामान और गिफ्ट। लगता है पापा दूध लेने गए और गुस्सा छोड़ के आ गए। कैसी है सोनू के पापा के हाथ की चाय? स्वीट स्वीट, बिल्कुल मम्मी की तरह। और पापा की तरह नहीं? पापा की तरह कड़क है। सॉरी बेटा, अब समझ गया कि ऑफिस में कुछ भी हो उसे ऑफिस तक ही रखूंगा, प्रॉमिस। निशा और सोनू को गले लगा लेता है और उस दिन के बाद कभी घर की चिंता दफ्तर में नहीं गई और ना दफ्तर का टेंशन घर में आया। पिताजी जल्दी चलिए, वरना मैं आज स्कूल में देरी से पहुंचूंगा। मेरी टीचर बहुत गुस्सा करती है। हाँ हाँ बेटा, अभी चलते हैं, बस 2 मिनट रुको। तभी रमेश की पत्नी कमरे से बाहर आती है और रमेश से कहती है, सुनिए जी, आज शाम को आप ऑफिस से जरा जल्दी घर आ जाइएगा। याद है ना, आज आपको मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना है। अरे भाग्यवान, इस महीने हाथ जरा तंग है। मेरी मानो तो शॉपिंग का विचार कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग से निकाल ही दो। मैं तुम्हें अगले महीने पक्का शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। अभी मुझे चलना चाहिए, वरना राजू को स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। देखिए जी, अब आपके ये बहाने पुराने हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानती। आज शाम को मुझे शॉपिंग करने जाना है, मतलब जाना है। आगे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब तुम पूरा घर सर पर मत उठाओ, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर रमेश अपने बेटे राजू को लेकर वहां से चला जाता है। घर से निकलने के लिए रमेश जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल शुरू करता है, तभी उसकी माँ उसे आवाज देकर कहती है, अरे रमेश, आज शाम को मुझे कुछ पैसे दे देना। याद है ना, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है। अरे माँ, मेरी तनख्वाह आने में अभी 10 दिन बचे हैं, अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ, मेरी तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। रमेश की माँ चिढ़कर कहती हैं, अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तेरे भरोसे मंदिर के पुजारी जी से वादा कर दिया है और तू कह रहा है कि पैसे नहीं है। अब मैं पुजारी जी को क्या जवाब दूंगी? तुझे तो मेरी इज्जत की भी कुछ परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम गुस्सा मत करो, मैं शाम तक कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। फिर दोपहर को जब रमेश अपने दफ्तर में बैठा होता है, तब उसे अपनी पत्नी और माँ की बातें याद आती हैं। रमेश अपने दफ्तर के एक साथी मोहन से कुछ रुपए उधार मांगता है। अरे भाई मोहन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मुझे कुछ दिनों के लिए क्या तुम रुपए उधार दे सकते हो? अरे रमेश भाई, मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वक्त पर पैसे लौटा देना। वैसे भी मेरा मानना है कि दोस्ती यारी में कभी पैसों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि उधार प्रेम की कैंची है। मैं नहीं चाहता कि पैसों को लेकर हमारा रिश्ता खराब हो। अरे मोहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वक्त पर लौटा दूंगा। फिर मोहन रमेश को पैसे दे देता है। शाम को घर आकर रमेश कुछ पैसे अपनी माँ को देता है और साथ ही अपनी पत्नी को भी शॉपिंग कराने बाजार लेकर जाता है। रमेश की पत्नी और उसकी माँ का स्वभाव जरूरत से ज्यादा खर्चीला होने के कारण दोनों हमेशा बेवजह पैसे खर्च करती हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, अगले हफ्ते हमने छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। आपने पैसों का इंतजाम कर लिया ना? अरे अभी कहाँ, अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, हम कभी और चले जाएंगे। देखिए जी, मैंने सभी सहेलियों से कह दिया है कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। अगर मैं नहीं गई तो सब मुझ पर हंसेंगी। आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए जी। इतना कहकर रमेश की पत्नी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की माँ भी तीर्थ यात्रा जाने की जिद करती है और रमेश से पैसे मांगती है। फिर अगले दिन रमेश एक सेठ से पैसे उधार लेकर अपनी पत्नी और बेटे को घुमाने ले जाता है
और अपनी माँ को भी तीर्थ यात्रा पर भेज देता है। लेकिन जैसे ही रमेश अपनी छुट्टियां बिताकर वापस आता है, कर्जदार उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। इतना ज्यादा कर्ज एक साथ अपने ऊपर देख रमेश काफी परेशान रहने लगता है। फिर एक दिन राजू की स्कूल की फीस वक्त पर न भर पाने के कारण रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब रमेश को सख्त हिदायत देते हैं कि अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं भरी गई तो उनके बेटे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए रमेश अपने दोस्त गिरधारी से कुछ पैसे उधार ले लेता है और स्कूल की फीस भर देता है। रमेश की माँ और उसकी पत्नी खर्चे और घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते धीरे धीरे रमेश पूरी तरह कर्ज में डूब जाता है। और तभी एक दिन दफ्तर में काम करते समय रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे जल्दी से पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रमेश के घर वालों को ये बात पता चल जाती है तो वे सभी अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल के डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं, देखिए, देर रात तक जागने और जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। बेहतर यही होगा कि इन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने दिया जाए। रमेश की हालत देखकर उसके बेटे राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दादी और माँ से कहता है, माँ, दादी, मैं इतना छोटा हूँ, फिर भी मैं इतना समझता हूँ कि पिताजी दिन रात दफ्तर में काम करके पैसे कमाते हैं। पिताजी अकेला पूरा घर संभालते हैं और आप दोनों अपने फिजूल के खर्चों के लिए उन पर दबाव डालते रहते हैं। आज पिताजी की हालत के जिम्मेदार तो आप दोनों हैं। राजू की समझदारी भरी बातें सुनकर रमेश की माँ और पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश की तबीयत एकदम अच्छी हो जाती है और वो पहले की तरह अपने काम पर जाने लगता है। रमेश की माँ और पत्नी अब उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देते और ना ही उससे किसी चीज की मांग करते हैं। फिर देखते ही देखते रमेश अपने कर्ज के सारे पैसे चुका देता है। उसकी जिंदगी पहले की तरह अच्छी हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शिक्षा, हमारे रिश्ते एक तराजू की तरह होते हैं जिसकी दोनों ओर जिम्मेदारी और समझदारी का वजन बराबर होना चाहिए।